हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का पाठ 1 वास्तविक संख्या। इस पाठ से आपके कुल 5 नंबर के प्रश्न आते हैं पेपर में और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। बहुत कम प्रश्नों को पढ़कर आप 5 नंबर पक्के कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे पूरा आपका पाठ 1 को कवर कर दिया गया। ठीक है, इससे बाहर आपको पाठ 1 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखा जाए पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इसे हमें फैक्टराइज करना है, इंग्लिश में फैक्टराइज कहते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड करना है 140 का। तो पहला प्रश्न होगा आपका, इस तरह लिखेंगे और 140। ठीक है, इसका गुणनखंड कैसे होता है, एलसीएम लेकर आप कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, सबसे पहले 2 से 2 सते 14 और 0 का 0। ठीक, फिर 2 से 2 तिहाई 6, अच्छी लगा 1 2 5 10। किसे जाएगा 5 से, तो 5 से 5 सते 35 और 7 एक का 7, यानी 140 का भाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसे आप घातीय रूप में लिख सकते हैं, 2 पे घात 2 गुणे 5 और गुणे 7। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा दिया गया है कि 7429 का अभाज्य गुणनखंड करिए। तो हो जाएगा, दूसरा लिख दीजिए। दूसरा है 7429। ये वाला प्रश्न 1 नंबर के आसपास में आ जाता है। ठीक है, इसका गुणनखंड कैसे होगा, तो इसको भी लिख लीजिए 7429। अब यह संख्या 2 से तो कट नहीं रही है, 3 से सभी को जोड़कर चेक करिए। 7 4 11 12 13 और 9 22। तो 22 भी, यानी कि जब योगफल 22 आ गया, जब भी संख्या को योगफल 3 से नहीं विभाजित होता है तो वो संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो 4 से कटेगा नहीं, 5 से है नहीं, तो ये लगभग हमको लग रहा है किसी अभाज्य संख्या से कटेगा। ठीक है, तो किससे हो सकता है, 11 13 से चेक करिए। ठीक है, तो 11 से चेक करने का नियम 7 2 9 9 4 13 बराबर नहीं है, अंतर 11 नहीं है, तो ये 11 से नहीं कटेगा। तो यानी 11 से ऊपर वाली संख्या से कटेगा। तो ये जो नंबर है 7429, ये कट रहा है 17 से। ठीक है, बीच में ही छोड़कर चले मत जाइएगा, अभाज्य संख्याओं से चेक करिएगा। जैसे वो 11 13 17 ऐसी संख्याओं से चेक करेंगे तो पक्का कट जाएगा। ठीक है, 17 से कटाइए। 17 से कितने बार में कटाएंगे, 4 बार में। 17 चौके 68 68। ठीक है, 17 चौके 68, बचेगा शेषफल 6, तो हो जाएगा 62। तो ये हो गया 4 बार में 68, बचा 6, 62 हुआ। अब ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में। 17 तिहाई 51। ठीक, 17 एकम 17 17 दूना 34 17 तिहाई 51। तो अब क्या बचा, 3 51 हो गया या 62 हो गया। ठीक है, तो कितना शेषफल बचा, 62 51 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 62 में से 51 घटाएंगे तो 11 बचेगा, और 11 यहाँ लगाएंगे तो हो जाएगा 119। ठीक है, 119 हो गया, यानी कि 17 के टेबल में 119 आता है 7 बार में। 17 7 119। ठीक, अब ये किससे कटेगा, तो ये 17 से बाद ही कटेगा, क्योंकि जब 17 से कटा चुके हैं तो उसके आगे का नंबर, यानी कि 17 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो होती है 19। तो 19 से चेक कर लेते हैं। तो 19 से देखिए, 19 से कट रहा है 2 बार में। ठीक, 19 दूना 38 38, शेष बचा 5। ठीक है, 43 में से 38 घटाएंगे तो 5 बचेगा, जो कि 57 बन गया। तो 19 के पारे में 57 आता है 3 बार में। 19 तिहाई 57, यानी 23। और जो 23 एक अभाज्य संख्या है तो यह 23 से ही विभाजित होगी। ठीक है, तो यानी कि इसके गुणनखंड क्या आ गए, 17 गुणे 19 और गुणे 23। देखिए दोस्तों, इस प्रकार कोई प्रश्न आ जाएगा तो आपको फंसा देगा। 17 19 23, यानी कि हमने 16 तक चेक किया, किसी से नहीं कटा, तो इसलिए आप 10 तक चेक करिए। 2 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक लगातार चेक करिए। उसके बाद सिर्फ अभाज्य संख्याओं से चेक करिएगा। ठीक है, कैसे, 11 13 15 15 नहीं 17 19 23 इन संख्याओं से कटा के चेक करेंगे तो कट सकता है। आइए देखा जाए दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न को। ये दूसरा प्रश्न दिया गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि हमें सूत्र का प्रयोग करना है जांच करने के लिए। और सबसे पहले HCF और LCM
पता करना है। ठीक है, तो HCF और LCM किसी भी नियम से पता कर सकते हैं। इससे पहले जो हमें HCF और LCM की यूक्लिड विभाजिका परिमेयिका पढ़ाई जाती थी वो इस वर्ष हटा दी गई है। ठीक है, तो इसलिए HCF और LCM हम किसी भी नियम से निकाल सकते हैं और प्रयोग करना है इस फॉर्मूले का, यानी गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। गुणनफल किसका? जो दो संख्या दी गई होती है उन संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो आइए देखा जाए। पहला प्रश्न दिया गया है कि 26 और 91, क्या दिया गया है? 26 और 91। तो हमें 26 और 91 का लेना है LCM या HCF, दोनों लेना है। ठीक है, तो इसका हम गुणनखंड करके भी ले सकते हैं। तो 26 का गुणनखंड करते हैं। तो 26 का गुणनखंड कैसे होगा? तो ये लिखिए 26 2 से एक बार में और 3 बार में, अब जाएगा 13 से। ठीक है, 91 किससे कट सकता है? 91 जो है वो कट रहा है, देखिए 7 से, शायद देखें 7 एकम 7, 2 बचा 7 तिली 21, 13, और ये हो गया 13 से एक बार में। तो हो जाएगा 26 का गुणनखंड 2 गुणे 13। ठीक है, और 91 का गुणनखंड 7 गुणे 13। तो HCF होगा कि जो कॉमन गुणनखंड है वो होगा HCF। ठीक, HCF इक्वल टू 13 हो गया। और LCM क्या होता है? LCM होता है आपका यानी कि मस और लस। ठीक है, तो लस आपका क्या होता है? लस होगा जो कॉमन है उसको एक लेंगे। ठीक है, अकेला जो कॉमन होता है उसे अकेला लेंगे, और जितने बचे होते हैं कॉमन नहीं बन पाते उन सभी को लेते हैं, यानी कि 2 और 7 ये भी लेंगे। तो हो जाएगा 7 दूना 14 और 14 13 हम 14 गुणा 13 से करना है। ठीक है, ये हो गया 13 गुणे 14, 4 3 12 2 80 लगा 1, 4 एकम 4 1 5 और 13 इसलिए लिख के जोड़ दीजिए। 2 5 3 8 और 1 182, यानी LCM हमारा आ गया 182। ठीक है, तुरंत रफ कर लीजिए करें, इसीलिए सोचा मत करिए, क्योंकि गलत हो गया एक बार तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, रफ करने के लिए ज़्यादा मत सोचा करिए, कॉपी के बगल में रफ कर सकते हैं एग्जाम में आप। ठीक है, तो HCF आ गया 13, LCM आ गया 182। अब हमें फॉर्मूले का उपयोग करना है कि गुणनफल दो संख्याओं गुणनफल, यानी कि 26 गुणे 91। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा? लस यानी कि 13 गुणे 182, यानी HCF और LCM के गुणनफल के बराबर। तो गुणा करते हैं। ठीक, तो ये देखा जाए 26 और 91 का गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे 26 में, तो 26 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब 9 से गुणा करते हैं। 9 छक्का 54, 54 का 4 ऐसे लगा 5, 9 दूना 18, 18 2 20 और 3 23। ठीक है, 6 4 2 6 और 3 2, तो आगे कितना? 2366। ठीक है, इन दोनों गुणनफल आ जाएगा 2366 इक्वल टू, अब देखिए 182 का 13 से गुणा करना है। ठीक, तो 182 गुणे 13, 3 दूना 6, 8 3 24, 4 से 2, 3 एकम 3 2 5 और 1 से करेंगे तो 182 लिखकर जोड़ दीजिए। 4 2 6 8 5 13 का 3 ऐसे लगा 1 और 2, 2366। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक पक्ष और दूसरा पक्ष दोनों पक्ष आ गए बराबर। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा जो है LCM और HCF दोनों सही है। और मेन हमारा इस क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या था? लस गुणे मस, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुणे मस। ये महत्वपूर्ण है, इसमें से एक प्रश्न जरूर आता है ऑप्शन वाले में। ठीक है, अब इसमें का दूसरा प्रश्न है 336 और 54, इसका LCM और HCF आप निकालिए और इस फॉर्मूले पर रखकर जरूर चेक करिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमने सभी प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा वीडियो लंबा बन गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं HCF और LCM ज्ञात करना है, किस विधि से? गुणनखंड विधि से, यानी सभी का गुणनखंड निकालिए और HCF और LCM ज्ञात कर लीजिए। तो हम इस पहले वाले को हम सॉल्व करेंगे, दूसरा वाला आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, जरूर कोशिश करिएगा, जब तक करेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं। तो पहला में दिया गया 12 15 और 21, इन तीनों गुणनखंड करते हैं। तो 12 का गुणनखंड क्या होगा? 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, यानी 12 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, अब देखते हैं 15 का। तो 15 का होता है 3 5 15, यानी 15 का गुणनखंड बना सकते हैं हम 3 गुणे 5। और 21 का क्या बना सकते हैं? 21 का गुणनखंड हो जाएगा 7 तिल 21, यानी 7 गुणे 3। ठीक, तो यहाँ देख सकते हैं कि हमें HCF ज्ञात करना होगा। तो HCF ज्ञात करने का क्या होता है?
एचसीएफ मतलब वह नंबर जो तीनों में कॉमन हो, यानी जितने के नंबरों का हमें एचसीएफ लेना है उन सभी में जो कॉमन गुणनखंड होता है उसे हम लेंगे एचसीएफ। यानी 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और ये 3 इसमें भी, यानी तीनों में एक एक 3 है, तो ये तीनों मिलकर एक 3 हो जाएगा और कोई भी नंबर तीनों में नहीं है, इसलिए एचसीएफ केवल 3 होगा। ठीक है, और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होगा हमारा, एलसीएम होगा जो कॉमन है वो, ठीक, और सबको नहीं, कॉमन वाला बस एक नंबर लेंगे। ठीक है, और जो बचा हुआ है 2 2 5 7 ये पूरा ले लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक, क्या आएगा ये, देखिए 5 दूना 10, गुणा करने का तरीका, जब भी 5 दो संख्या मिले तो जीरो वाला पहले बना ले। 5 दूना 10 हो गया, 3 दूना 6, 7 छक 42 और 10 का यानी कि 420, 42 गुणे 10 420, तो वो जो एलसीएम होगा वो 420 और एचसीएफ हो गया 3। अब देखिए लॉसव गुणे मॉसव यानी कि एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करेंगे तो इन तीनों के गुणनफल के बराबर ही आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगला वाला यानी कि 17 23 और 29 का आप कर निकालिएगा, उसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न दिया गया है कि एचसीएफ यानी 306 और 657 का एचसीएफ 9 है और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, यानी 2 नंबर दिया गया है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, लॉसव गुणे मॉसव, तो हमें 2 संख्या क्या दिया गया है, 306 गुणे 657 बराबर किसके, एलसीएम जिसे हमें पता करना है। ठीक है, और एचसीएफ हमें पता है 9। ठीक, हमें एलसीएम नहीं पता, इसमें कोई भी एक आपको नहीं पता, यानी कितने नंबर यहाँ देखिए, एक संख्या दूसरी संख्या एलसीएम एचसीएफ 4 नंबर हैं, 4 में से कोई एक आपको नहीं पता होगा जो बताना होगा और 3 पता होगा, तो हमें एक को छोड़कर उसके दूसरे पक्ष में पक्षांतर कर देंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यानी कि एलसीएम बराबर हो जाएगा, जो एलसीएम के साथ क्या था 9 था, इसे हम पक्षांतर करेंगे तो भाग देगा इन दोनों में, तो हो जाएगा 306 गुणे 657 बटे में 9, 9 से 306 कर सकता है। ठीक है, जैसे कि 6 3 9, जब भी नंबरों को जोड़ेंगे और 9 आ गया और 9 से वो संख्या कट रही, 9 ना आकर 18 आ जाए, यानी कि नंबरों का जो जोड़ है, अंकों का जोड़ 9 से कट जाएगा तो वो संख्या 9 से कट जाएगी, यह एक भाजक विभाजन का नियम होता है। ठीक है, तो 9 तिली 27, बचा कितना 3, 9 चौके 36 यानी 34 आ गया। तो यहाँ गुणा कर लेते हैं हम, 34 का गुणा यानी कि 657 में 34 से गुणा करना था। ठीक, तो करिए, 7 चौके 28 का 8 80 लगा 2, 4 5 20 2 22 का 2 80 लगा 2, 4 6 24 2 26। ठीक है, 3 7 21 के 81 लगा 2, 3 5 15 2 17 का 7 80 लगा 1, 6 3 18 1 19। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए, 8 3 7 6 12 13 3 80 लगा 1, 9 1 10 2 12 का 2 80 लगा 1 1 1 2, यानी आ गया 22,338। तो हमारा एलसीएम क्या प्राप्त हुआ, 22,338। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपका ऑप्शन में अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, इस पाठ में बस आपका एक ही फेमस क्वेश्चन है जो होता है अंडर रूट, करनी में 3 सिद्ध कीजिए या करनी में 3 प्लस कुछ भी अदर क्वेश्चन, यानी अपरिमेय संख्या प्रूफ करना होता है। यही एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 3 नंबर तक आता है और ये सब प्रश्न आपके 1 नंबर में आते हैं, तो इसलिए हमने इन प्रश्नों को भी ले लिया इस लेसन में। ठीक है, ये आपको अलग से कुछ पढ़ना ना पड़े। तो आइए देखा जाए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 6 5 4 यानी कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे प्लस 5, यहाँ क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या है, धन 5। ठीक है, एक भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या का होने का नियम क्या होता है, कभी भी दो अपरिमेय संख्या या फिर 2 अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 अभाज्य संख्या अगर गुणा के रूप में है तो क्या हो जाएगा, एक भाज्य संख्या बन जाएगी। क्यों, क्योंकि जो अभाज्य संख्या है ना वो उस संख्या को काट सकती है, यानी कि आ गया 5 गुणे 3, तो 3 के लिए वो भाज्य है और 5 के लिए भाज्य है अलग अलग। ठीक है, तो कभी भी वो भाज्य कब नहीं होगी, जब उसमें बस एक ही नंबर अभाज्य संख्या बस एक ही अभाज्य संख्या बचेगी, तब वो भाज्य संख्या नहीं कहलाएगी, वरना हर कंडीशन में वो भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो आइए हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सब गुणा है। ठीक है, जैसे कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे
3 गुणे 2 गुणे 1, यहाँ से यहाँ तक सब क्या है, गुणा है, प्लस 5 है। यानी जब भी प्लस आ जाता है तो ये दो बराबर भागों में प्रश्नों को, ठीक है, दो हिस्से में बांट देता है। ये याद रखिएगा कि प्लस के यहाँ से आपका दो टुकड़ा हो जाता है, ठीक है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, यहाँ तक गुणा करेंगे तो सब एक में होगा, ठीक। यहाँ से हम क्या देखते हैं कि 5 इस ग्रुप में भी है और यहाँ भी है, तो इन दोनों जगह से 5 को क्या ले लेंगे हम, कॉमन। 5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से 5 निकलेगा तो क्या बचेगा, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, ठीक, और गुणे 1। अब बाहर क्या बचा, प्लस 1, ठीक है, इतना हिस्सा क्या बच गया 5 बाहर लेने पर, जब 5 कॉमन लिए तो इतना हिस्सा बच गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सबका गुणा कर सकते हैं, या फिर ये भी अभी भी ये क्या बन गया आपका एक भाज्य संख्या बन गई, क्योंकि देखिए इसको कितने में सॉल्व करेंगे तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है। अब कॉमन होता तो भाज्य प्राप्त होती, मगर यहाँ पे अब अभाज्य संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। और यहाँ से हमें एक अभाज्य संख्या मिल गई 5, तो दो अभाज्य संख्या का गुणनफल हमेशा एक क्या बनती है, भाज्य संख्या ही बनती है। जैसे कि 3 हो गया और 2 हो गया, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, मन के गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा 6, जो कि एक भाज्य संख्या है। इसी तरह यहाँ से ये हमारा सिद्ध हो जाता है कि यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है। जो हमने अभी बताया, इसे अगर प्रूफ करने के लिए बड़े नंबर में आ गया ऐसा प्रश्न, तो आपको ये लिखना होगा क्या कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है, ठीक है। ये जितनी भाज्य संख्या होती है उसे हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनखंडित यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं। यही तो हम कभी समझा रहे थे। तो इसको जोड़ के देखिए, 3 दूना 6, 6 चौके 24, 24 और 7 छक 42, यानी 24 और 42 का गुणा करिए, जो आएगा उसमें एक जोड़ देंगे, तो 24 और 42 का गुणा, ठीक। कैसे, 7 छक 42, 4 3 12 दूना 24, तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 86, 4 दूना 9, ठीक, 8 6 4 1008 और 1 ये, यानी कि आ गया आपका 5 गुणे 1009। ये भी अभाज्य संख्या और ये भी अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या के रूप में टूटा है। अब इसका गुणा करेंगे तो एक भाज्य संख्या बन जाएगा, इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं कि यह एक भाज्य संख्या है, ठीक। यहाँ से आपका प्रूफ होता है। तो ये भी 2-3 नंबर में आ सकता है, जब प्रूफ करने के लिए आएगा तो इतना आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करणीय 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बिना आपका पेपर बन ही नहीं सकता है। अगर 7 पेपर बन रहे हैं, 8 पेपर बन रहे हैं, तो सभी पेपरों में ये प्रश्न होगा। या तो 3 + 2 करणीय 5 होगा इस तरह 2 जोड़े में, या तो सिंगल एक जोड़े में दे देगा, करणीय में 5 को प्रूफ करे या करणीय में 3 को प्रूफ करे। क्या 3 + 2 करणीय 5, सबसे पहले हम इसे प्रूफ कर लेते हैं। 3 + 2 करणीय 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। इसे प्रूफ कर ले, उसके बाद करणीय 5 को देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो प्रश्न है उसे देखा जाए। 3 + 2 करणीय 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, इसे प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले मानते हैं, क्या मानते हैं कि जो 3 + 2 करणीय 5 है वह एक परिमेय संख्या है। अगर मान लेते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो अपने विरोधाभास के नियम से इसे हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो माना, विरोध में क्या लिखेंगे, विरोध में उल्टा मान रहे हैं हम, ठीक है। विरोध में माना कि 3 + 2 करणीय 5 क्या, 3 + 2 करणीय 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या हुआ कि विरोध में माना कि 3 + 2 करणीय 5 एक परिमेय संख्या है, ये मान लेते हैं। इसलिए, ठीक है, इसलिए माना
माना नहीं, अब यहाँ मान लिए तो क्या हो सकता है कि इसलिए माना 3 + 2 करने में 5 जो है, 3 + 2 करने में 5 किसके बराबर होगा, A/B, यानी P/Q या A/B लिख सकते हैं, यानी कि बटे के रूप में। जब परिमेय संख्या होगा तो उसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि बटे के रूप में, जहाँ A और B एक सअभाज्य संख्या होगा। सअभाज्य संख्या क्या होता है, यानी जो A और B है इनका कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा। अगर A और B कटना नहीं चाहिए, अब इसमें से कोई गुणनखंड कॉमन नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम लिख दिए 2/3, 2/3 क्या लिख दिए, 2/3, यह एक सअभाज्य संख्या, क्योंकि इसमें और इसमें कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इन दोनों को काट सके। क्यों, क्योंकि इसमें एक के अलावा कोई नंबर कॉमन नहीं निकलेगा। तो इसे हम क्या होना चाहिए इसको, जहाँ A और B सअभाज्य संख्या है, ठीक है, ये होना चाहिए। अगर सअभाज्य संख्या नहीं होगा तो ये भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर ये सअभाज्य संख्या नहीं होगा तो यह परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो आइए इसे हम दिखाते हैं। तो लिखेंगे 3 + 2 करने में 5 बराबर A/B, ठीक। पक्षांतर कर लीजिए, 3 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 2 करने में 5, यहाँ 3 प्लस कर रहा है, इधर जाएगा तो माइनस होगा, बराबर A/B -3, ठीक है, A/B -3। अब क्या होगा, अब होगा कि करनी में 5 बराबर 2, यहाँ क्या देख रहा है, देखिए यहाँ पे 2 एक गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग होगा, तो भाग इसमें भी होगा इसमें भी होगा, दोनों पदों में। तो A/B -3, अब भाग का मतलब कि यहाँ गुणा हो रहा है तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 गुणा इसमें भी करेंगे तो √5, यानी करनी 5 बराबर A/2B, ठीक, -3/2 हो गया, ठीक है। इसे हम लिख लेते हैं समीकरण 1, जब भी इसका उपयोग करना होगा, ठीक। उसके बाद अब A और B क्या है, एक पूर्णांक है। अब A यानी A और B पूर्णांक है, A और B पूर्णांक है, इसलिए क्या, ये A होगा, ठीक है। इसलिए A/2B क्या, A/2B -3/2, ये क्या है, एक परिमेय, A/2B -3/2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं 2 पर, ठीक। कैसे कि A/2B है -3/2, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ऐसा लिख सकते हैं कि 1 और 2 क्या है, एक यानी कि ये समीकरण 1 बना था ये, और 2 दूसरा समीकरण जो अभी हमने बनाया है। 1 और 2 से हम कह सकते हैं, 1 और 2 से हम कह सकते हैं, ठीक है। 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि कर्णीय 5 एक परिमेय संख्या है, कर्णीय 5 एक परिमेय संख्या है। करीय 5 क्या है, एक परिमेय संख्या। ये हम अपने विरोधाभास यानी हम उल्टा मानते हुए चल रहे हैं। जहां हमारा विरोधाभास गलत होगा वहीं से ये परिमेय संख्या ना होकर अपरिमेय संख्या बन जाएगी तुरंत, ठीक है। यह परिमेय संख्या कहीं नहीं है अभी, ठीक। अभी हम बस अपना उल्टा मान के विचार है। शुरू से हमने क्या विरोधाभास, हमने शुरू से विरोधाभास किया रहा था, यानी शुरू से हमने उल्टा मान लिया था कि यह परिमेय संख्या है। उसी को हम सोच रहे हैं कि सीधा सही हो जाए, यानी हमने कुछ झूठ बोला, उसको सच करने पर लगे हुए हैं। झूठ एक दिन सामने आ जाता है, ठीक है। परंतु क्या, परंतु कर्णीय 5 एक अपरिमेय संख्या है। परंतु कर्णीय 5 क्या है, एक अपरिमेय, परंतु कर्णीय 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि कर्णीय 5 को हम प्रूफ कर चुके हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है, और प्रूफ इसको दिया भी गया है और बुक में भी लिखा गया है, ठीक है। लेकिन कर्णीय 5 जो है एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पे हमें क्या करना है, इस प्रश्न में हमें कर्णीय 5 को नहीं प्रूफ करना है, हमें इस पूरे को करना है। हमें ये मान लेना है कि कर्णीय 5 पहले से पता है कि यह अपरिमेय संख्या है, ठीक। मगर हमने इस पूरे को मान लिया कि यह क्या है,
परिमेय संख्या है और यहाँ हमने सॉल्व किया और कनीय 5 को छोड़कर सबको पक्षांतर कर दिया। ठीक, यानी कनीय 5 के सबके बराबर हो गया। जो कनीय 5 होगा वही ये सब होंगे, और इन सबको हमने माना है परिमेय संख्या ज़बरदस्ती। तो यहाँ पर आकर सब दिख गया कि कनीय 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसके बराबर वाला कैसे अपरिमेय संख्या हो सकता है। ठीक, यही हम यहाँ पे लिख देंगे साफ साफ। इससे यह पता चलता है कि हमारी धारणा गलत है। क्या? इससे यह पता चलता है कि हमारी धारणा गलत क्या है, हमारी धारणा गलत है। ठीक है, इतना अच्छे से लिख देंगे तो आपका पूरा 3 में 3 नंबर पूरा मिल सकता है, अगर 3 नंबर का होगा तो। ठीक है, धारणा गलत है, इसलिए जो 3 + 2 कनीय 5 है, क्या 3 + 2 कनीय 5 है, वह एक अपरिमेय संख्या होगी। 3 + 2 कनीय 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, क्या होगी? जो 3 + 2 कनीय 5 है एक अपरिमेय संख्या होगी। जब भी प्लस वाला देगा तो सबसे आसान तरीका, ठीक है, अगर बाई चांस कहीं भूल गए तो एक आसान ट्रिक की तरह याद कर लीजिएगा कि जब भी प्लस वाला देगा 3 + 2 कनीय 5, तो हमें कनीय 5 या कनीय में 2 या कनीय में 3 कुछ भी यहाँ देगा तो उसे सिद्ध नहीं करना है, हमें पता रहेगा कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, मगर हमें क्या करना है, मान लेंगे कि ये पूरा संख्या परिमेय है, उसके बाद परिमेय होगा तो P/Q के रूप में होगा या A/B कुछ भी ले लेंगे। ठीक, उसके बाद जो अंडर वाली संख्या करनी वाली उसको छोड़ के सवाल जैसे हल करते हैं उस तरह सब पक्षांतर करके सॉल्व कर लेंगे। समीकरण 1 लिख देंगे कि समीकरण 1, और दूसरे में लिख देंगे यह परिमेय संख्या है, हमने माना। तो 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि कनीय 5 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको हमने मान चुके हैं, एक में मान चुके हैं कि ये परिमेय संख्या है, ये वाला यहाँ से आ रहे हैं कहते हुए कि एक में क्या दिख रहा है कि दोनों बराबर हैं, और दूसरे में हम कह रहे हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 और 2 से कि यह एक कनीय परिमेय संख्या है। कौन? कनीय 5, मतलब कि ये परिमेय संख्या होनी चाहिए, मगर यह परिमेय संख्या नहीं है, यह है एक अपरिमेय संख्या। इसलिए दूसरा पक्ष भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो इसलिए हमारा जो हमने जो झूठ बोल रहे थे वो पता चल गया कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा विरोधाभास जो था वो गलत साबित हुआ, इसलिए यह संख्या क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। ठीक है, प्रूफ करने वाले बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है और यह प्रश्न जरूर आएगा, इसलिए इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए या फिर लिख लीजिए। देखकर 2 बार वीडियो देखेंगे आपको पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। और एक आता है कनीय 5, तो उसको देख लीजिए। ठीक है, तो अगला है कनीय 5 को, कि कनीय 5 को हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसमें भी हम पहले उल्टा विरोधाभास मान लेंगे। क्या मान लेंगे? कि कनीय 5 एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए, क्या लिखेंगे कि माना कनीय 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है ना, कनीय 5 एक परिमेय संख्या है, मान लेते हैं। तो क्या होगा? कनीय 5 अगर परिमेय संख्या होगी तो वो होगी कनीय 5 जो है P/Q के बराबर होगी। ठीक, तो P, Q, क्या P, जो Q है वह एक क्या होगा? पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक है ना, जब ये परिमेय संख्या है तो P और Q क्या है? पूर्णांक है। तथा और जो Q होगा वो क्या हमेशा बड़ा होगा 1 से। क्यों? क्योंकि जो Q है वो 1 से बड़ा रहेगा, तभी ना नीचे कुछ होता है P/Q, और हर में कुछ होगा तभी वो परिमेय संख्या होगी। तो Q जो होगा 1 से बड़ा होगा। ठीक, इतना हमें लिखना होगा। P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब कैसा? कि यह एक सअभाज्य संख्या है, कोई कॉमन नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, तो आइए इसको प्रूफ किया जाए। ठीक है, तो हमने जो ये लिखा है कनीय 5 बराबर P/Q, इसको फिर से सॉल्व करेंगे कि कनीय 5 बराबर P/Q।
ठीक, यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो करने 5 का वर्ग करेंगे, लिखा जाएगा क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और इधर वर्ग होगा इसका, तो हो जाएगा करने 5 का वर्ग 5 पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब लिख सकते यहाँ से क्यू, एक जो क्यू स्क्वायर का मतलब क्यू गुणे क्यू, क्यू का गुणा कैसे ऐसे है, पी स्क्वायर बटा में क्यू गुणे क्यू, इस प्रकार है स्क्वायर का मतलब। तो क्यू को हम पक्षांतर करके उधर ले जाते हैं, जो भाग दे रहा है उधर जाकर गुणा हो जाएगा, तो जाएगा 5 क्यू बराबर पी स्क्वायर बटा में एक क्यू बचा। ठीक, इतना लिखकर हमें इसे बना देना है समीकरण 2। ठीक, और समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था ये, करनी में 5 बराबर पी बटा क्यू, यानी करनी में 5 एक परिमेय संख्या है जो हमने माना है, इसे हम समीकरण 1 बना लेंगे। ठीक है, आइए अब देखा जाए नीचे, ये चूँकि क्या, चूँकि 5 क्यू जो है एक पूर्णांक है, लेकिन क्यू पी स्क्वायर बटा में क्यू, चूँकि जो 5 क्यू है यह एक साफ दिख रहा है कि क्या है, पूर्णांक है। 5 क्यू क्या है, एक पूर्णांक, 5 क्यू एक पूर्णांक है, लेकिन पी स्क्वायर बटा में क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। पी स्क्वायर बटा क्यू में कोई उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन होता है। ठीक है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः पी स्क्वायर बटा में क्यू जो है, फिर लेंगे अतः जो पी स्क्वायर बटा क्यू है वह बराबर नहीं है किसके, 5 क्यू के, क्योंकि यहाँ पे हमें उभयनिष्ठ गुण 5 क्यू एक क्या है, पूर्णांक है। हम जब इस माने हैं कि ये साफ साफ दिख रहा है कि 5 क्यू पूर्णांक है, तो इसमें कुछ कॉमन होना चाहिए अगर पूर्णांक होगा ये भी तो, मगर यह क्या 5 क्यू के बराबर नहीं है, क्योंकि कोई इसमें कॉमन नहीं मिला। ठीक है, जो परिणाम 2 के विपरीत है, क्या है, जो कि परिणाम 2 के विपरीत, 2 क्या, इस समीकरण 2 को हमने 2 लिखा है। ठीक है, 2 के विपरीत है। ठीक, अब क्या, इससे सिद्ध होता है कि हमारी कल्पना असत्य है। क्या, इससे हमें पता चलता है कि जो हमने सोचा था कि करनी में 5 जो है एक परिमेय संख्या है वो गलत हो गया। कैसे, कि हमने जो 5 क्यू बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू है, यहाँ तो हमें मिल गया कि एक पूर्णांक है, मगर यहाँ पूर्णांक क्यों नहीं है, क्योंकि पूर्णांक इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ कोई कॉमन नहीं मिला, इन दोनों में कुछ कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है। ठीक, तो अब ये क्या होगा, जो परिणाम 2 के विपरीत है, इससे क्या होता है, इससे सिद्ध होता है कि इससे हम लिखते हैं, इससे सिद्ध होता है कि, इससे सिद्ध होता है कि हमारी कल्पना असत्य है। जो हमने सोचा था कि यह परिमेय संख्या है वो क्या है, गलत है। हमारी कल्पना असत्य है, जो हमने सोचा था वो गलत निकला। ठीक है, बिना मतलब की बहस नहीं करनी है। ठीक, असत्य है, अतः करनी में 5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रूफ इस प्रकार लिख कर हम पूरा प्रूफ कर सकते हैं कि जो करनी 5 है वो क्या, अपरिमेय संख्या है। एक बार और देख लेते हैं कि माना करनी 5 एक परिमेय संख्या है, मान लेंगे, तो परिमेय संख्या होगा तो पी बटा क्यू के रूप में होगा। ठीक है, पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए। ठीक, जहाँ क्यू क्या होगा, बड़ा होगा 1 से, और पी तथा क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, तो करनी 5 का वर्ग और इसका वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 5 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। ठीक, क्यू को 2 खंडों रूप में तोड़ सकते हैं, तोड़ देंगे, और एक क्यू चला जाएगा इधर, इस पक्ष में 5 क्यू बन जाएगा। ठीक है, तो 5 क्यू इक्वल टू पी स्क्वायर बटा में क्यू। तो याद रखिए 5 क्यू एक पूर्णांक है, लेकिन पी स्क्वायर और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये पूर्णांक बन गया तो इसे पूर्णांक हो जाना चाहिए था, मगर ये पूर्णांक यहाँ से नहीं है। अतः पी स्क्वायर बटा में क्यू जो कि 5 क्यू के बराबर नहीं है, जो परिणाम 2 के विपरीत है। क्यों नहीं 5 क्यू के बराबर है, क्योंकि ये 5 क्यू है, यहाँ कुछ और है, यहाँ पे 5 क्यू आना चाहिए, नहीं आया,
इसलिए यह 5q के बराबर नहीं है। और कुछ कॉमन होता तो शायद कट के आ सकता था, इसलिए तो क्या लिख सकते हैं कि जो परिणाम 2 के अतः पी स्क्वायर बटा में क्यू 5q के बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 5q। जो परिणाम 2 के विपरीत है, ठीक है, इससे सिद्ध होता है कि हमारी कल्पना सत्य है, अतः कर्णीय 5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़िएगा और इसे अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि एकदम फिक्स एक क्वेश्चन आना। ठीक, हमने तो अपनी परीक्षा में से रट के गए थे उसी दिन और पूरा लिख दिए थे और शायद पूरा नंबर मिला था। ठीक है, इसमें मैं एक भी नंबर इसमें बचा नहीं था, सब नंबर पाए थे। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि आखिरी प्रश्न होगा और वो भी जरूर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है, ये शांत है या अशांत आवर्ती के हैं, इन्हें हमें बताना है बिना लंबी प्रक्रिया, यानी बिना भाग दिए। ठीक है, भाग दिए बिना बताना है कि ये शांत है कि अशांत है। तो शांत और अशांत होने का नियम समझ लीजिए। शांत और अशांत होने के लिए सबसे पहले हमें अंश में नहीं जाना है। ठीक, अंश का इसमें काम ही नहीं है, सिर्फ हर का काम है। ठीक है, यानी लिखा है पहला क्वेश्चन 13/31/25, तो यहाँ सिर्फ हमें हर से लेना देना है। ठीक, अगर हर में 2 और 3 के, यानी इसका हम गुणनखंड करेंगे और अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे, तो 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी संख्या मिल गई तो इसका मतलब कि यह एक अशांत प्रसार का है। ठीक, अशांत आवर्ती है। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं मिला, सिर्फ 2 5 2 5 2 5 मिलता गया, तो इसका मतलब यह एक शांत प्रसार का है। ठीक, तो आइए इसका हम गुणनखंड करते हैं। 31/25, तो यहाँ देखिए ऐसा तो कोई कंडीशन है नहीं कि 2 से कटे, तो सिर्फ 5 ही दिख रहा है, तो इसे 5 से गुणनखंडित करें। तो 5 से कबार में 5 छक्का 30, 1 5 दूना 10, 2 50 25, फिर 5 से 1 कम 5, 5 दूना 10, 50 25, 5 से 5 दूना 10, 2 80 50 25, 5 से 5 और 5 से 1, यानी ये नंबर हमने जब 5 से गुणनखंडित किया, सबसे सभी 1 2 3 4 5, यानी 5 पे पावर 5, ये क्या हुआ 5 के रूप में ही प्राप्त हुआ। तो जब भी बस 5, यानी बस 5 और बस 2 प्राप्त हो गुणनखंड करने पर, बस 5 हर का गुणनखंड करेंगे और केवल 2 और 5 के रूप में प्राप्त होगा गुणनखंड, तो यह क्या होगी, एक शांत आवर्ती संख्या होगी। और अगर तोड़े और 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ गई तो यह एक अशांत आवर्ती संख्या होगी। तो दूसरे प्रश्न को आप करिएगा और आइए तीसरा प्रश्न हम दिखा देते हैं। तीसरा है 129 बटे में 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 5, बीच में क्या है, गुणा। ठीक है, ये संख्या है। तो इसमें देखिए हर को हमें ध्यान देना है, क्योंकि हमें बस बताना है शांत है या अशांत आवर्ती है। तो हर में क्या है, 2 पे घात 2, 5 पे घात 7, 7 पे घात 5, 2 और 5 तो सही है, मगर यहाँ 7 आ गया। ठीक है, हर में 2 और 5 के अलावा 7 आ गया, तो यानी कि ये एक अशांत आवर्ती संख्या है। इसको आप भाग करते जाएंगे कटेगी ही नहीं। ठीक है, दशमलव में करते जाएंगे अनंत तक कटेगा। ठीक है, तो इसलिए यह क्या हो गया, एक अशांत आवर्ती संख्या। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के हम और वीडियो रोज़ाना लाएंगे। अभी ये पहला लेसन था और इस तरह दूसरा लेसन, तीसरा लेसन, जो सभी लेसन है, सभी लेसनों को हमें वीडियो लाना है।